सो वेलकम बैक। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली ये टॉपिक डिस्कस किया था। मींस ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, ठीक है, और हम एसी सोर्स से सप्लाई दे रहे हों, तो वहाँ पर करंट और ईएमएफ के बीच में क्या फेज़ रिलेशन आता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और आपने ये पाया था कि द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन केस ऑफ सर्किट हैविंग द रेजिस्टेंस ओनली इज ज़ीरो। मीन्स बोथ करंट एंड वोल्टेज और ईएमएफ आर इन द सेम फेज इन दैट सिचुएशन, ठीक है। और वहाँ पर हमने लास्ट में जो फाइनल उसका कंक्लूज़न निकाला था वो ये था कि अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उस सर्किट में आप एसी सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं, तो करंट और ईएमएफ सेम फेज में चलते हैं। इसका मतलब है कि दोनों एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ घटेंगे, एक साथ ज़ीरो होंगे, ठीक है। और फाइनली हमने यहाँ पे एक बात और कंक्लूड की थी, वो ये कि जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है एसी को भी उसी तरीके से अफेक्ट करती हैं जिस तरीके से डीसी को करती थी। डीसी हो या एसी हो, रेजिस्टेंस का काम है करंट के फ्लो को रोकना, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना, और वही काम वो एसी में भी करती है और वही काम वो डीसी में भी करती है। तो मीन्स दैट रेजिस्टेंस विल अफेक्ट बोथ एसी एंड डीसी इक्वली। ये बात हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी, ठीक है। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट द एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। सो टुडेज टॉपिक इज एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इंडक्टर ओनली। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि इंडक्टर दिखता कैसा है। जैसा सोलेनॉइड दिखता है वैसा इंडक्टर दिखता है। सो सोलेनॉइड के केस में क्या था, एक कंडीशन थी कि इट्स लेंथ शुड बी मोर देन इट्स डायमीटर। उसका जो डायमीटर है क्रॉस सेक्शन का, उससे लंबाई जो होनी चाहिए सोलेनॉइड की वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम उस ऐसी कॉइल को हम सोलेनॉइड बोलते थे। लेकिन अगर इंडक्टर कॉइल की बात करें तो इंडक्टर कॉइल तो सिंपली सोलेनॉइड जैसी ही कॉइल होती है, लेकिन इसके अंदर क्या चेंज है, इंडक्टर कॉइल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाई क्या करने जा रहे हैं, एसी करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द सिंबल फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। मान लीजिए जो अप्लाइड ईएमएफ है वो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडक्टर को आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेल्फ इंडक्शन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इंडक्टर कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है वो उसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। तो ये तो सिंपल सर्किट हो गया। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ इस इंडक्टर कॉइल के अंदर करंट भेजने का काम कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज द सर्किट डायग्राम। CKT मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखो इसमें जो फेज़र और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं साथ के साथ यही बना देता हूँ, और इसके बाद हम इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसको प्रूव करके दिखाएंगे भी कि जो हमने बनाया है, ठीक है, उसे मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो फेज़र डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा जरा वो भी देख लेते हैं, और साथ में मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ। So this is for phasor and this is for graphical representation. फेजर में सबसे पहले मान लीजिए आपने E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज से ई नॉट, ठीक है, एंड दिस एंगल इज ओमेगा टी। ये एंगल कैसा है, ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब हमारे पास
ऐसा सर्किट हो जिसमें केवल क्या हो, इंडक्टर हो, तो वहाँ पर करंट जो है, करंट क्या करेगा, लैग करेगा बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2। ये हम प्रूव करके दिखाएंगे, लेकिन बना पहले देते हैं। वो लैग करेगा, इसका मतलब करंट पिछड़ रहा है तो हम नीचे की तरफ चले आए ऐसे। अगर ये बढ़ रहा होता तो हम आगे की तरफ जाते, ठीक है। तो कितना पिछड़ रहा है, 90 डिग्री। तो ये आपने क्या किया, ये आपने बना दिया I0, ठीक है। ये E0 हो गया, ये I0 हो गया। ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज 90 π/2। समझ में आ रहा है, ये ω/t हो गया, ये π/2 हो गया। अगर आप इसको यहां दिखाना चाहते हैं तो यहां पर ये E इज इक्वल्स टू E0 sin ω/t, और जो करंट है वो नीचे की तरफ है। यहाँ जो दिखाना चाह रहे हैं ये I इज इक्वल्स टू I0 साइन I इक्वल्स टू I0 साइन ω/t माइनस π/2। देखो जैसे हम कह रहे हैं कि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो ये रिजल्ट हमको मिलेगा, ω/t में से π/2 एंगल लेस होगा, जो कि क्या शो करेगा कि करंट हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। हमें इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके इंडक्टर के लिए I इक्वल्स टू I0 साइन ω/t माइनस π/2 ये इक्वेशन लेके आनी है, और ये चीज़ शो करेगी कि करंट हमारा EMF से π/2 फेज एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे E और I, EMF और करंट आपने लिया, तो सबसे पहले मैं EMF को रिप्रेजेंट कर दूँ, तो उसका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे आपने रेजिस्टेंस के केस में भी किया था, उसमें कोई बदलाव नहीं है, दिस इज E। लेकिन अगर हम करंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो करंट देखिए चूंकि लैग कर रहा है, करंट का क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और इसीलिए करंट का जो कर्व है वो कहीं नीचे से स्टार्ट होगा। इट इज़ लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2 लाइक दिस। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम समवेयर हेयर लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका आ जाएगा, I का, ठीक। और जो एंगल है यहाँ पे इस तरफ आप क्या लेंगे, दिस इज ω/t, ठीक है ना। तो हम ये शुरुआत में ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमारे पास इंडक्टर का केस है, तो इन केस ऑफ इंडक्टर द करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। करंट EMF से π/2 एंगल पिछड़ के चल रहा है, पीछे चल रहा है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन केस ऑफ सर्किट हैविंग इंडक्टर ओनली EMF लीड्स द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2, ठीक है। EMF का लीड करना कह दीजिए या करंट का लैग करना कह दीजिए, एक ही बात है। कितने एंगल से लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, 90 डिग्री से, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हम मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं इफ di/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। मान लीजिए जो इंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है वो इस रेट के हिसाब से वेरी कर रहा है। di/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट हमने ऐसा मान लिया कितना करंट यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF होगी, सो EMF इंड्यूस्ड, जो EMF इंड्यूस हो रही होगी उसे आप लिखेंगे E इज इक्वल्स टू क्या होती है, -L di/dt। ये इस कॉइल के अंदर जो अपोजिंग EMF है, जो बैक EMF है, जो इंड्यूस्ड EMF हुई, वो हमारी कितनी हुई, E इक्वल्स टू -L di/dt। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सर्किट में करंट फ्लो होता रहे। और देखिए सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए जो हमारी बैक EMF है, जो इंड्यूस्ड EMF, मान लीजिए करंट हमारा इधर बढ़ रहा है, इंड्यूस्ड EMF अपोजिट हो रही है, तो अगर अपोजिंग EMF अप्लाइड EMF से ज़्यादा हो जाए तो क्या कभी सर्किट में करंट फ्लो करेगा? अगर
अपोजिंग ईएमएफ, बैक ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है तो क्या सर्किट में करंट फ्लो करेगा? आपका जवाब होगा नहीं होगा, क्योंकि अप्लाइड ईएमएफ मस्ट बी मोर देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट in the circuit, the applied EMF must be equal and opposite to the induced EMF, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो जो अप्लाइड ईएमएफ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तभी हमारे सर्किट में करंट फ्लो कर पाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट द अप्लाइड ईएमएफ मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको यहाँ से, इससे तो रब नहीं कर रहा हूँ लेकिन सर्किट हटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि अप्लाइड ईएमएफ हमारी ई थी, दैट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज माइनस ऑफ माइनस एल डी आई ओवर डी टी। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इतनी हो रही थी, अप्लाइड ईएमएफ क्या थी? ई थी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए किसके? इंड्यूस्ड ईएमएफ के, जो कि कितनी है? माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो हमने यहाँ पे वो लिखा है। अब ई की वैल्यू कितनी है? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, और ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एल डी आई ओवर डी टी। यू हैव एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा? एल डी आई ओवर डी टी। अब जरा देखिए, यहाँ से अगर मैं डी आई निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा ई नॉट ओवर एल, ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। यू हैव ई नॉट ओवर एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी विच इज इक्वल टू डी आई। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। अब देखो है क्या कि जो हमारे रिलेशन मिल रहा है वो किसके लिए है? स्मॉल करंट के लिए। दैट रिलेशन इज फॉर स्मॉल करंट। लेकिन हम चाहते हैं कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो करे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस रिलेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो ऑन इंटीग्रेटिंग what you have? On integrating we have I is equals to integral E naught over L sin omega t dt। ठीक है, E naught over L कांस्टेंट है, बाहर लिख दीजिए, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, E naught over L। Now what is the integration of sin omega t dt? That is minus cos omega t over omega। तो यहाँ पे माइनस cos omega t over ओमेगा, और यहाँ पे प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन ये कि अच्छा ही है कि यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और इसको हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अब कैसे आ जाएगी इस डीप में आपको नहीं जाना। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल्स टू हेयर इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो रिलेशन रह गया वो देखो क्या हो गया। यू हैव आई माइनस, बाहर ले लीजिए, ई नॉट ओवर ओमेगा एल, और ये हमारे पास आ गया कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। अब जरा समझिएगा, अब हमें इस कॉस को किस में कन्वर्ट करना है? साइन में। यू हैव टू चेंज दिस कोसाइन इनटू साइन, और कॉस को साइन में बदलने का सबसे आसान और तरीका कौन सा होता है? जो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो हम इसे साइन में बदलें, क्या लिख दें? माइनस ई नॉट ओवर ओमेगा एल
दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस ओमेगा टी। ये मिल गया। अब क्या करो, इस माइनस को ले जाओ अंदर, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आपका घूम करके क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। दिस इज आई इक्वल्स टू E0 अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है भाई। तो ये जो रिलेशन आपको मिला, इस रिलेशन को हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको कोई नंबर दे दीजिए, सेट इज इक्वेशन नंबर। आई थिंक अभी कोई नंबर नहीं दिया आपने, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्दर आगे बढ़ें तो फॉर मैक्सिमम करंट, जो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, कब करेगा, जब साइन ओमेगा टी माइनस π/2 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये टर्म हमारा 1 हो जाता है तो हम कहेंगे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और उस मैक्सिमम करंट को हम क्या मान लेते हैं, लेट इट बी I0। ठीक है। सो द मैक्सिमम करंट, यू मे राइट हियर फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट ठीक है, यू हैव दिस पार्ट, ये पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 फॉर मैक्सिमम। यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, फॉर मैक्सिमम, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1। सो जो है मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, I0 इज इक्वल्स टू E0 ओवर ओमेगा एल। ये भी बंद कर लीजिए ब्रैकेट में, बड़े काम की इक्वेशन है भाई। ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 3। ठीक है। अब इस तीसरी इक्वेशन को दूसरी में इस्तेमाल करें, यूजिंग थर्ड इन सेकेंड। सो यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, व्हाट यू हैव, अगर थर्ड इक्वेशन को हम सेकेंड में यूज करें तो देखो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा I इक्वल्स टू E0 ओवर ओमेगा एल की जगह I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये आपको मिल गया। और इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 5, सॉरी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो भाई, जो हम इक्वेशन लेके चले थे, सबसे पहली इक्वेशन फर्स्ट जिसको आपने कहा हुआ है। ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन हम लेके चले थे, उस इक्वेशन से अगर मैं इस इक्वेशन फोर्थ को कंपेयर कर दूं, क्या करूं, इस इक्वेशन को मैं किससे कंपेयर कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन से, जिसे हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। ठीक है। इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन बाय द फर्स्ट इक्वेशन विच वॉज E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, क्या थी जो हमारी इक्वेशन थी, क्या थी, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। ठीक है। हमें ये दोनों इक्वेशन क्या करनी है, कंपेयर करनी है। और कंपेयर करने के बाद हमें देखो यहाँ क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी था, तो अब I कितना हो गया, I बिकम्स I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ I की जगह E हो गया, I0 की जगह E0 हो गया, साइन की जगह साइन हो गया, लेकिन यहाँ ओमेगा टी था, यहाँ ओमेगा टी माइनस π/2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट हमारा इज लैगिंग बिहाइंड द EMF बाय फेज एंगल ऑफ π/2। π/2 एंगल से करंट हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और देखो यही चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी, अगर हम फेज़र देखें, फेज़र में E0 को आपने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, और जब करंट को देखेंगे तो करंट को हमने क्या किया, 90 डिग्री घूम करके आप नीचे आ गए। तो आपने कहा कि करंट जो है लैग कर रहा है बिहाइंड द EMF बाय फेज एंगल ऑफ π/2 एंगल से ये लैग कर रहा है। ठीक है। जब करंट लैग कर रहा है और EMF लीड कर रहा है, तो आप या तो ये कह दीजिए कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड द EMF बाय फेज एंगल ऑफ π/2, या फिर ये कह दीजिए कि EMF इज लीडिंग द करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/2। ये दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं। ठीक है। अब जरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो यहाँ भी मैंने बताया था आपको, अगर ये लाइन हमारी EMF को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द EMF, तो जो करंट होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये लैग कर रहा है, पिछड़ रहा है। जब पिछड़ रहा है तो ये आपने नीचे से स्टार्ट किया। ठीक है। और इस तरीके से ये आपका करंट का कर्व आ गया। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द फेजर डायग्राम। और स्टार्टिंग में जो सबसे पहली फिगर बनाई थी वो उसका सर्किट डायग्राम था। ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट और फोर्थ से हमें ये मिलेगा कि वोल्टेज
EMF leads the current by phase angle pi by 2। EMF जो है करंट को लीड कर रही है, कितने एंगल से लीड कर रही है? पाई बाई 2 एंगल से। या फिर और आप ये भी कह सकते हैं, और करंट लैग्स द EMF और वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। एक ही बात है, ये कह दीजिए या फिर ये कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहां तक तो भाई आपने ये साबित कर दिया। आई थिंक फेजर भी समझ में आ गया, आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया, और सर्किट डायग्राम भी समझ में आ गया। एम आई राइट? ओके। तो अगर ये मानते हुए कि आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि हमें यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात और कहनी है, वो देखिए क्या है कि अगर हम, अब मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, यस। सो अब हम क्या करें, जो इक्वेशन थर्ड है, सो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इक्वेशन थर्ड को ओम्स लॉ से कंपेयर करें। जब इक्वेशन थर्ड को ओम्स लॉ से कंपेयर करोगे तो I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। तो यहां पे क्या देखेंगे, ओमेगा एल एज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओमेगा एल हैज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इज कॉल्ड, क्या बोल देते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्यों? इंडक्टिव रिएक्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्सएल से, ठीक है। सो देयरफॉर दैट इज एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ये हमको मिल गया, एक्सएल कितना मिल गया, ओमेगा एल। अब देखो हम ये भी जानते हैं ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू। तो यहाँ से एक्सएल को हम 2 पाई न्यू एल भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब जरा यहाँ से एक काम और करते हैं, डीसी के लिए और एसी के लिए, दोनों के लिए अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें, फॉर डीसी एज वेल एज फॉर एसी, अगर हम इसे देखें तो डीसी में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकता हूँ मैं, फॉर डीसी न्यू इक्वल्स टू 0। जब न्यू 0 होगा तो एक्सएल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्सएल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन एसी के लिए फ्रीक्वेंसी आपके इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो इसके लिए एक्सएल की एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ एक्सएल बिकम्स 0 फॉर डीसी। व्हाट इट मीन्स, आप कह सकते हैं कि प्योर इंडक्टर के लिए, फॉर प्योर इंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है डीसी सर्किट के लिए वो 0 होता है। फॉर डीसी एंड फॉर प्योर इंडक्टर द रेजिस्टेंस विल बी 0। ये बात हम यहां पे कह सकते हैं, ठीक है। सो फॉर डीसी इंडक्टर ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस, 0 रेजिस्टेंस। इसके लिए रेजिस्टेंस का 0 हो जाता है, लेकिन जो एसीज होते हैं एसी के लिए उसका फाइनाइट रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया। अभी हम लास्ट में एक काम और करने जा रहे हैं, वो केवल ये कि हम एक्सएल की यूनिट या डायमेंशन और निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा है कि ओमेगा एल एज अ डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, कह तो दिया, आपको ये प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि ओमेगा एल की डायमेंशन कैसी है, रेजिस्टेंस की है। तो इसकी मीन्स ओम उसका यूनिट है। तो यूनिट हम निकाल के देखते हैं कि कैसे हमको ओमेगा एल की यूनिट जो है ओम मिलती है, वो जरा चेक कर लेते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस ऑल्सो। नाउ यूनिट ऑफ एक्सएल, देखिए एल की यूनिट आप ऑलरेडी जानते हैं, इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, हेनरी। और जब इंडक्टर की यूनिट हेनरी है तो आप वहां से एक्सएल की यूनिट निकाल सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, नाउ यूनिट ऑफ एक्सएल, जो कि क्या था, ओमेगा एल था, जो कि क्या था,
2 पाई न्यू एल है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? 1/सेकेंड। और इंडक्टर की यूनिट क्या है? हेनरी। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 1/सेकेंड इंटू हेनरी। ठीक है, 1/सेकेंड को ऐसे ही रहने दीजिए। अब बात आ जाती है हेनरी की। अब हेनरी क्या होता है? वोल्ट ओवर एम्पियर पर सेकेंड। हेनरी किसको लिखते हैं? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ये क्या होता है? दिस इज अ हेनरी। ये हमने प्रूव भी किया पीछे। तो आप क्या करें? इस सेकंड से सेकंड को काट दें, आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब वोल्ट अपॉन एम्पियर का मतलब क्या हो गया? V अपॉन आई। V अपॉन आई होता क्या है? R। सो दैट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से ये हमारा क्या मिल गया? ओम मिल गया। और हम कह सकते हैं कि भाई एक्सेल जो है, जिसको हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं, उसकी यूनिट भी वही होती है जो रेजिस्टेंस की होती है। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड लास्टली, आफ्टर दिस टॉपिक, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द AC circuit containing capacitors only. ठीक है, and then we will move to the combination of these three means RLC series circuit. Okay, thank you.